गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के बारे में एक बार फिर से, लेसन 2 के बारे में, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति ने वरन यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राष्ट्रों को उनके व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर लोगों ने आंदोलन किया और अपने अधिकारों के लिए वो लोग लड़े। जैसे कि निरंकुशवाद, अयोग्यता, अशिक्षित शासन, जार साम्राज्यों का उदय और उन्हीं राजाओं राजवंशों के द्वारा जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध कई ऐसे विचारक, कई ऐसे दार्शनिक समाज में उभर कर आए जिन्होंने समाजवाद की नींव डाली। जैसे कि हम आपको यहाँ पर उदाहरण में बता दे रहे थोड़ी देर, रूसो, वाल्टेयर, नेपोलियन, मॉन्टेस्क्यू, लेनिन और सबसे बड़ा समाजवाद का उदाहरण रहे हैं कार्ल मार्क्स। यहाँ पर समाजवाद की बात हम करेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति ने 18वीं शताब्दी में फ्रांस की औद्योगिक व्यवसाय, उसका उत्पादन, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की कला में पूर्णतः निपुण होते हुए भी वहाँ की जनता में त्राही त्राही, कहने का मतलब वहाँ की जनता बिल्कुल ही और अपने राजाओं से बिल्कुल ही असंतुष्ट थी। उसका कारण था कि राजाओं का निरंकुश होना, राजाओं का अयोग्यतावान होना, राजाओं का अशिक्षित होना और जनता के प्रति बिल्कुल ही सामाजिक दृष्टि से उनका ख्याल ना रखना। तो फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात यूरोप के साथ साथ एशिया, यूरोप के साथ साथ एशिया के ऐसे विभिन्न या फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आदि ऐसे महाद्वीपों में जनता ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट किया और सबसे बड़ा उदाहरण था फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने लोगों के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों की विचारधारा को पूरी तरीके से बदल दिया। कहने का मतलब दीर्घकाल से चली आ रही परंपरावादी रूढ़िवादिता, जिनमें कि उनका शोषण किया जा रहा था, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, आदि ऐसे कई कारण, उनको शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, तो आदि ऐसे कई विभिन्न समस्याएं उनके सामने उभर कर आ रही थी, जिसके कि उनका जो वर्ग था वो दबता चला जा रहा था। तो उन्हीं में से कुछ लोग सामने निकल के आए, राजाओं का विरोध किया और धीरे धीरे आंदोलन से लोग जुड़ते रहे और उन राजाओं का धीरे धीरे उन्होंने पतन किया। जिसमें कि प्रथम उदाहरण हम आपको दे रहे हैं एक बार फिर से फ्रांसीसी क्रांति का। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपकी 1789 में, बास्तिल जेल के पतन से स्टार्ट हुई थी और इस क्रांति ने पूर्णतः समस्त यूरोप सहित पूरे विश्व को जो भी सांसारिक क्रियाएं थी उनमें पूरा फेरबदल कर दिया। अब हम आते हैं यूरोप के समाजवाद पर। क्या था यूरोप में समाजवाद का उदय, किस तरीके से हुआ, देखेंगे हम लोग। समाज में पुनर्गठन, कहने का मतलब पुनः से व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए सबसे दूरगामी मतलब दूर समय मतलब दीर्घकाल तक गठन की दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। समाज में पुनर्गठन की सबसे दूरगामी गठन की दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद कहलाई। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे सेकंड पॉइंट में 19वीं शताब्दी तक यूरोप में फैले समाजवाद के माध्यम से यह विचार किया गया कि व्यक्तिगत नियंत्रण के आधार पर संपत्ति को सामाजिक रूप से नियंत्रित किया जा सके, को सामाजिक रूप से या फिर सामूहिक रूप से। होता क्या था इन क्रांतियों से पहले, जैसे कि रूसी क्रांति अभी आएगी आपके, या फिर फ्रांसीसी क्रांति ले लें, या फिर ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध ले लें, कस्तुनतुनिया का युद्ध ले लें। होता क्या था, यहाँ पर जो
वर्ग थे, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति के दो ही ऐसे वर्ग थे जिनमें सर्वशक्तिशाली वर्ग था, और उसमें भी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में जो सबसे शक्तिशाली वर्ग था या सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त थी वो सिर्फ पादरी वर्ग को थी। तो इन्हीं लोगों ने, जिनके पास अत्यधिक संपत्ति होती थी, कहने का मतलब व्यक्तिगत संपत्ति जिन लोगों के पास अत्यधिक होती थी, वो निचले वर्ग, कहने का मतलब मध्यम वर्ग या फिर साधारण वर्ग के लोगों को दबा हुआ समझते थे, उनको केवल कार्य के लिए ही रखते थे, ना कि किसी मंत्री पद का स्थान देने के लिए और ना अपने समान अधिकार उनको प्रदान करने के लिए। तो हुआ क्या, कुछ समाजवादी व्यक्ति या कुछ दार्शनिक, कुछ विचारधारक ऐसे निकल के आए जिन्होंने समाजवाद का उदय किया, जिन्होंने ऊंच नीच की खाई, अमीर गरीब की खाई को समाप्त किया, अब समानता का भाव लोगों में अग्रसर किया और लोग उनके साथ मिलकर आए, और जिससे कि समाजवाद का गठन हुआ। समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। ये सबसे, और इनसे जो प्रभावित व्यक्ति था वो लेनिन था, रूसो थे। ये ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने समाजवाद की नींव को आगे बढ़ाया। अब हम आगे बात करेंगे यूरोप में उदारवादी नीति का, रूढ़िवादी नीति का और रेडिकल नीति का। आगे हम इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे उदारवादी के बारे में। यूरोप में समाजवाद का जो उदय हुआ था उसमें उदारवादी वर्ग ने क्या क्या किया। सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में से एक समूह उदारवादियों का भी था, जो एक अच्छी, सुसंगठित और प्रशिक्षित स्वायत्त न्यायपालिका के भी पक्षधर थे, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हो। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। कहने का मतलब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, उदारवादी जो समूह था, कहने का मतलब उदारवादी जो लोग थे वो वंश पर आधारित, कहने का मतलब राजा का पुत्र ही राजा, ऐसे शासकों की अनियंत्रित सत्ता जो विभिन्न काल से नियंत्रित, कहने का मतलब विभिन्न काल से, कहने का मतलब सदियों से चली आ रही इस परंपरा पर जो अनियंत्रित थी, कहने का मतलब इन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, ये निरंकुशवादी थे। इन पर विभिन्न प्रकार के, ये अपनी स्वायत्त इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। इन पर किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई दबाव नहीं था, के भी ये विरोधी थे। कौन? उदारवाद। आगे हम अगर बात करें बेटा रूढ़िवादी की, तो रूढ़िवादी को देखेंगे हम। ये जो समूह था, ये समूह उदारवादी और रेडिकल दोनों का ही विरोधी था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, इनकी भी सोच में परिवर्तन हुआ। इन्होंने देखा कि फ्रांस के जब लोग परिवर्तन कर सकते हैं, वहां पर निरंकुशवाद का अंत कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रूस के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। क्या किया इन्होंने, अपनी सोच में बदलाव आना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे परिवर्तन के दौर में गुजरने लगे। जैसे कि इनकी भी सोच में परिवर्तन आया और 19वीं शताब्दी तक इनके विचार बदलने लगे। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी। अब 18वीं शताब्दी के बाद या कुछ वर्षों के बाद 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी तक इनके विचार बदले और इन्हें स्वयं में लगने लगा कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी परिवर्तन की मार्ग पर चलने लगे और अतीत को देखते हुए, कहने का मतलब फ्रांसीसी क्रांति को देखते हुए, यहाँ पर लिखा है अतीत का सम्मान करते हुए भी ये बदलाव के पक्ष में आ खड़े हुए और इन्होंने समाजवाद की नींव में अपना योगदान दिया। आगे हम बात कर रहे हैं रेडिकल के बारे में। अगले अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें यूरोप में समाजवाद के, तो आता है रेडिकल। तो इसमें देखेंगे इस समूह ने, रेडिकल समूह के लोग महिला अधिकारों का समर्थन किया और विभिन्न मताधिकार आंदोलनों का इन्होंने आयोजन किया। आगे क्या है, इस समूह के लोग ऐसे पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, अर्थात इस समूह के लोग ऐसे पक्ष में थे जो समाज की जनसंख्या, जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यह समूह
निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था, यह समूह निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था, लेकिन या किंतु कुछ लोगों के पास जो भंडारण कर रखे थे संपत्ति का अधिक से, उनका विरोध ये जरूर करता था। कहने का मतलब आपकी निजी संपत्ति का वो विरोध नहीं करते थे, लेकिन आपके पास निजी संपत्ति यदि अत्यधिक मात्रा में है, हद से ज्यादा है, तो उसका ये लोग विरोध जरूर करते थे। ये था रेडिकल। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। इस समूह ने महिला अधिकारों का समर्थन किया और विभिन्न मताधिकार आंदोलनों का आयोजन किया। इस समूह के लोग ऐसे पक्ष में थे जो देश के जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यह समूह निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था, लेकिन या किंतु कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण होने का विरोध जरूर करता है। आगे यदि हम बात करें, यूरोप में समाजवाद का आगमन, हम आपको बता चुके हैं कैसे कैसे सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। आगे अगर हम बात करेंगे रूसी क्रांति के बारे में, आगे यदि हम बात करें रूसी क्रांति की, तो यहाँ पर लिख लेंगे फरवरी 1917 में राजतंत्र के पतन एवं अक्टूबर में घटने वाली घटनाएं रूसी क्रांति कहलाईं। रूसी क्रांति कहलाईं। तो रूसी क्रांति बहुविकल्पी में हो सकता है, पूछ सकता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो आप लिखेंगे रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अब हो सकता है कि महीना पूछे तो आप बता सकते हैं 7 नवंबर 1917 को रूस की क्रांति हुई थी। लेकिन रूस की क्रांति से पहले हम रूस की क्रांति या यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से पहले हम लोग पढ़ेंगे जो इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है, खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना, इसके बारे में। यह खूनी रविवार की घटना थी जो कि वर्ष 1905 में हुई थी। और इसे रविवार की घटना, खूनी रविवार की घटना का नाम क्यों दिया गया? खूनी रविवार की घटना का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह घटना 1905 में रविवार के ही दिन रूस में घटित हुई थी। आगे अगर हम देखेंगे इसके बारे में, यदि हम खूनी रविवार की घटना के बारे में बात करें तो हमने आपको यहाँ पर बताया है यह क्रांति जो हुई थी वर्ष 1905 में, ये जो क्रांति 1905 में हुई थी, रविवार के दिन हुई थी रूस में। और इस क्रांति के जो प्रेरणा थे वो पादरी गैपान के नेतृत्व में हुई थी। और पादरी गैपान के नेतृत्व के साथ साथ यहाँ के लोग, कहने का मतलब मजदूर संघ, मजदूर लोग जार के महल कहाँ पर? विंटर पैलेस के महल पर जैसे ही पहुंचे तो वहां के सैन्य प्रशासन, कहने का मतलब पुलिस अधिकारी और जार के द्वारा लोगों पर, जो लोग निहत्थे थे उन पर हमला कर दिया गया। और इस क्रांति में कई लोग मारे गए और वहां की जो सड़कें थी वो खून से लथपथ हो गई थी और वहां की नालियों में खून बहने लगा था। तो इसी के कारण इस क्रांति को खूनी रविवार की घटना का नाम दिया गया। और यह घटना रविवार के दिन 1905 में घटित हुई थी। एक बार फिर से देखेंगे, 1905 में खूनी रविवार की घटना बहुविकल्प में पूछ सकता है कब हुई थी? 1905 में। इसका नेतृत्वकर्ता पादरी गैपान, और यह कहाँ पर हुई थी? विंटर पैलेस में हुई थी। और इसी क्रांति को कहते हैं खूनी रविवार की घटना।
आगे अगर हम बात करें इसी लेसन के ड्यूमा, तो ड्यूमा क्या था ये हम आज जान लेते हैं। ड्यूमा यह है रूस की नवनिर्वाचित परामर्शदाता संसद थी। इसे राष्ट्रीय सभा भी कहा जाता है या भी कहा गया था। इसका गठन वर्ष 1905 में जार निकोलस द्वितीय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। इन्होंने इसे एक सलाहकार समिति में बदल दिया। इसमें केवल अनुदारवादी राजनीतिज्ञों को ही शामिल किया गया था। अनुदारवादी लोग वे थे जो निरंकुशवाद और अशिक्षित व अयोग्यतावाद थे। अब इसी की अगर हम ड्यूमा की बात आगे करें तो जो प्रथम ड्यूमा था, प्रथम ड्यूमा, इसको मात्र 75 दिन में, और जो द्वितीय ड्यूमा था, कहने का मतलब द्वितीय राष्ट्रसभा, इसको मात्र 3 महीने, अर्थात 90 दिनों के अंतर्गत जार निकोलस के द्वारा इसको बर्खास्त कर दिया गया। और बर्खास्त किया क्यों गया ये भी जान लीजिए। बर्खास्त इसलिए किया गया क्योंकि जार निकोलस द्वितीय, जो कि एक निरंकुशवाद शासक था, जो अपनी सत्ता के ऊपर या अपने स्वयं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं चाहता था। अब जो हम लोग बात करेंगे तृतीय ड्यूमा की, तो तृतीय ड्यूमा में इसने क्या किया? उदारवादी और क्रांतिकारी लोगों को इस ड्यूमा से बाहर कर दिया और स्वयं में एक निरंकुशवाद की नींव डाली और राष्ट्रीय सभा का इसने गठन कर दिया। ये थी हमारी ड्यूमा। ड्यूमा राष्ट्रीय संसद के नाम से इसको जाना जाता है। फ्रांस की प्राचीन संसद के नाम से भी इसको, रूस की प्राचीन संसद के नाम से भी इसको जानते हैं। एट द लास्ट, अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे टीचर्स के द्वारा जो भी इस ग्रुप में, इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और यदि नहीं आता है तो आप हमारे हर वीडियो में कमेंट कर या हमारे स्टाफ के द्वारा डाले जा रहे हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार के वीडियो में आप कमेंट कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।